जय बोले भाइयों। मेरा नाम सिद्धार्थ है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने अभी 1-2 दिन पहले आप लोगों की कंप्यूटर की पहली क्लास ली थी। भाइयों के बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं कि भैया साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी साथ में लेके चलिए। तो ठीक है, मैं आज एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पहली क्लास दे रहा हूँ। पहले इस क्लास के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत बताऊँगा, उसके बाद से इस क्लास को करवाइए। देखो यार, ये जो मैंने क्लास मतलब जो पीडीएफ बनाई है, ठीक है, वो मतलब इधर बहुत ज़्यादा सोर्सेज से मैंने लेके बनाया है, ठीक है ना। कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं उसको देखा, और वो सब मैंने इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है, अपनी तरफ से जितना हो सकता है किया। इसमें थोड़ा टाइम लगा है, तो भाइयों आप लोगों की रिस्पॉन्स पे ही डिपेंड करेगा कि एक मतलब सीरीज आगे बढ़ती है कि नहीं। अगर आप लोगों को ये मेहनत पसंद आती है तो आप लोग इसको मतलब थोड़ा रिस्पॉन्स दे देना, तभी मैं इसको आगे लेके चलूँगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। देखो, पढ़ना और पढ़ाना दो अलग चीज़ें होती हैं। अगर मुझे कुछ पढ़ना होता है तो मैं उसको पढ़ लेता हूँ, कहीं नोट कर लेता हूँ, उसमें पीडीएफ वगैरह बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। लेकिन एक चीज़ है पढ़ाना, जब पढ़ाना और कोई कंटेंट देने की बात आती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। मेहनत का सेंस मतलब कुछ गलत ना दिया जा रहा हो, कुछ गलत ना हो, ठीक है, और जो चीज़ें दी जा रही हो बिल्कुल मतलब हम लोगों के लिए वही चीज़ फ़ायदेमंद होगी, वही चीज़ एग्जाम में आएगी, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों के लिए कंप्यूटर का कोर्स कराया, कंप्यूटर में लोग मतलब पता नहीं क्या क्या करवाते हैं, मैंने आप लोगों को इतनी अच्छी तरीके से और इतनी सरल भाषा में आप लोगों को समझा दिया कि कंप्यूटर अब आप लोगों के लिए बहुत आसान लग रहा होगा, ठीक है ना। जो मुझसे पढ़े हैं मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, जैसे मैं पढ़ता हूँ वैसे पढ़ा दिया है, ठीक है। वैसे ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बहुत ही ईजी वे में लेके चलूँगा, क्योंकि इस समय सभी लोग जो जितने भी लोग पढ़ रहे हैं अपने लोअर पीसीएस के लिए, वो सभी लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ही कंफ्यूज है, कहाँ से पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें। तो यार, क्या नहीं पढ़ें और क्या पढ़ें, सारी चीज़ें यहाँ पे रख दी हैं मैंने। आप लोगों को इसके अलावा कुछ देखना नहीं है, जितना मैं पढ़ा देता हूँ अगर वहाँ से क्वेश्चन आता है तो यहीं से ही क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा बना ही नहीं सकते वो लोग क्वेश्चन, ठीक है ना। जो जो क्वेश्चन आते हैं मैंने अलग अलग वेबसाइट से, जो कि ऑथेंटिक वेबसाइट से, ठीक है, और पीआईबी रिपोर्ट्स वगैरह मैंने सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड करी हैं। 1-2 बुक्स भी देखा है, ठीक है। और जो जो क्वेश्चन आते हैं मैंने वही रखा है, इसमें बहुत ज़्यादा फालतू की चीज़ें नहीं है, ठीक है। आप लोगों को एक एक लाइन से इसमें क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से मतलब इसको पढ़ते रहिएगा, ठीक है ना। तो चलो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम लोग आज मतलब आज की जो क्लास है ये पहली क्लास है, तो आज हम लोग ना जितनी भी नीतियाँ हैं भारत सरकार की जो अब तक की आई हुई हैं, जैसे 1958 से लेकर 2035 विजन तक हम लोग सारा देख लेंगे, समझ गए ना। तो उसमें क्या क्या, अच्छा उसमें होता क्या है ना, पूछा जाता है कि मतलब इसमें क्या क्या है, क्या क्या इसमें मतलब चीज़ें थी, इनोवेशन कब आया था, ठीक है, कब कब आत्मनिर्भरता इसमें मतलब लागू की गई थी, मतलब ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो एक कीवर्ड आप लोगों को याद रहने चाहिए कि कौन से में क्या था, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैं अभी अब आप लोगों को ये क्लास लूंगा तो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हर एक लाइन से क्वेश्चन होगा, ये आप लोग देखना, ठीक है। आप लोग टेक्स्ट बुक से ले लो, चाहे कहीं से भी देखना, क्वेश्चन अगर यहाँ से आता है तो यहीं से ही मिल जाएगा आपको, इसी पीडीएफ से, और पीडीएफ में आप लोगों को दे दूंगा। उसके लिए कमेंट में मैं लिंक सेंड कर दूंगा, आप लोग जाके टेलीग्राम पे ले लेना, टोटली फ्री है, ठीक है, किसी के लिए कोई पैसा नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा रिस्पॉन्स कर दोगे तो मैं इसको आगे लेके चला जाऊंगा, अदरवाइज आप लोग पढ़ रहे हो तो पढ़ो, और ठीक है। अभी क्योंकि पढ़ने और पढ़ाने में थोड़ा सा डिफरेंस होता है यार, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स करना आप लोग। चलो पढ़ते हैं हम लोग। पहले क्या था, सबसे पहली जो नीति मतलब जो सबसे पहली नीति आई थी वो विज्ञान नीति संकल्प थी, साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन, ठीक है, एसपीआर कहते हैं इसको। ये आई थी 1958 में। आप लोगों को याद होना चाहिए कि विज्ञान नीति संकल्प अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कब आया था, तो हम लोगों को पता होना चाहिए 1958 में आया था। कब आया था? 1958 में आया था। चलो इसमें क्या क्या खास बातें थी वो देखते हैं। भारत की पहली विज्ञान नीति थी, सबसे पहले खास बात तो यही है ना, ये पहली है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, सीधी बात है। 4 मार्च 1998 को आई, 1958 को आई थी, ठीक है। तो हम लोग को डेट याद होनी चाहिए, कब आई थी? 4 मार्च 1958 को आई थी, 4 मार्च 1958 को आई थी, ठीक है, भारत की पहली विज्ञान नीति, ठीक है। अब इसके बाद और क्या पूछा जाएगा इसमें, देखो इसे किसने मतलब किस सरकार द्वारा तैयार किया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। 1958 में तो जवाहरलाल नेहरू ही होंगे ना, उनकी सरकार द्वारा तैयार किया गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय विज्ञान में विज्ञान को केंद्रीय स्थान देना था। अब यहाँ पे एक चीज देखना, ये वर्ड याद कर लेना, विज्ञान। क्यों मैं बता रहा हूँ विज्ञान याद करने को, मतलब इस शब्द पे थोड़ा, इस वर्ड पे थोड़ा सा ध्यान दो आप लोग, इस शब्द पे थोड़ा ध्यान दो आप लोग। और मैं क्यों बोल रहा हूँ ध्यान देने को, ये आपको आगे आगे कुछ देर बाद पता चल जाएगा। विज्ञान को केंद्रीय स्थान देना था, ठीक है, समझ गए। विज्ञान को केंद्रीय स्थान, किसको अगर पूछा जाए कि इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय विकास में विज्ञान को केंद्रीय स्थान देना था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखना आप लोग, अभी बताऊंगा क्यों मैं बोल रहा हूं। विज्ञान नीति संकल्प 1958 को भारत की प्रथम आधिकारिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति माना जाता है, ठीक है। ये तो समझ में ही आ गया, 1958 का पहला
था। ठीक है, इस नीति ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अच्छा इस चीज को और ध्यान रखना, पूछा जाएगा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने पर किस नीति ने बल दिया था, तो हम लोग को पता होना चाहिए 1958 वाली नीति ने। किसने? 1958 वाली नीति ने। ठीक है, इस नीति ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने पर बल दिया। बहुत कम समय में बहुत ज्यादा आप लोगों को कवर कराने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप लोग बस ध्यान से सुनते चलना और क्वेश्चन यहीं से आएगा, मैं आप लोग को बार बार बता रहा हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया कि राष्ट्रीय समृद्धि के 3 प्रमुख आधार हैं। तो अगर पूछ लिया गया कि 1958 में राष्ट्रीय समृद्धि के वैसे ये क्वेश्चन आएगा नहीं, फिर भी मतलब इंपॉर्टेंट है तो मैंने रख दिया है। राष्ट्रीय समृद्धि के 3 प्रमुख आधार कौन कौन से बताए गए हैं, तो हम लोग को पता होना चाहिए, टेक्नोलॉजी को, रॉ मटेरियल को और कैपिटल को। टेक्नोलॉजी को, रॉ मटेरियल को और कैपिटल को, इनमें से सबसे ज्यादा प्रौद्योगिकी सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। या साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो टेक्नोलॉजी ही महत्वपूर्ण होगी इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाना था। किसका उद्देश्य? 1958 वाली नीति का उद्देश्य था कि सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन लाना था। ठीक है ना, इसमें किसके माध्यम से? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से। चलो आगे बढ़ते हैं। इस नीति के बाद देश में अनेक राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, अनुसंधान संस्थानों की स्थापना को बढ़ावा मिला। ठीक है, जाहिर सी बात है, किसी चीज की हम नीति लेके आ रहे हैं तो उसमें आगे जाके काम तो होगा ही ना। तो और काम कहाँ होगा भाई? साइंस वाले काम कहाँ होंगे? प्रयोगशाला में होगा, अनुसंधान संस्थान खोले जाएंगे बहुत सारे, यही सब चीजें हुई थी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, इसने उच्च गुणवत्ता वाले वैज्ञानिक मानव संसाधन के विकास की ओर जोर दिया। ठीक है, और देखो, प्रौद्योगिकी विकास को द्वितीयक महत्व दिया गया था, क्योंकि उस समय माना गया कि वैज्ञानिकों का विकास विज्ञान के अध्ययन से ही होगा। मतलब टेक्नोलॉजी के विकास को द्वितीयक महत्व दिया गया था। मतलब समझ रहे हो आप लोग? समझो, पहली नीति में क्या था 1958 वाले में, 1958 वाले में क्या था, इसमें ना विज्ञान को ज्यादा मतलब वो दिया गया था, इंपॉर्टेंट दी गई थी। और बोले जो टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी को दूसरे नंबर पे रखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम लोग को विज्ञान आता है तो हम लोग को टेक्नोलॉजी तो आ ही जाएगी, ये बोला गया था। ठीक है, अब इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ आप लोग को, देखो वो बिल्कुल ध्यान से रखना। अभी 1-2 क्वेश्चन आप टेक्स्ट बुक वगैरह पे देखोगे तो उसमें 1-2 क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। एक तो पहला पूछा जाएगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसमें था? तो पहली वाली नीति में था, 1958 वाली नीति में था। दूसरा जाएगा कि विज्ञान को केंद्रीय, अब मैंने बोला ना नीचे, टेक्नोलॉजी नहीं, इसमें विज्ञान को रखा गया था, केंद्रीय स्थान पर रखा गया था। इसमें विज्ञान को ज्यादा महत्व दिया गया था, टेक्नोलॉजी को कम महत्व दिया गया था। ठीक है ना, तो ये 2 क्वेश्चन मतलब आप लोगों के इसमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और तीसरी चीज है कि जवाहरलाल नेहरू की सरकार में हुआ था। चौथी चीज है कि यहाँ पे 4 मार्च 1958 को घोषित की गई थी। ठीक है, भारत विज्ञान नीति संकल्प 1958। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। 1958 वाला हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद से देखते हैं हम लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति 1983। ठीक है, विज्ञान एवं देखो, एक तो 1958 में आया, उसके बाद से आया था हम लोगों का 1983 में। ठीक है, 1983 में। ठीक है, इसमें देखो, इसमें दिखा है साइंस और प्रौद्योगिकी। पहले वाले में साइंस था, इसमें प्रौद्योगिकी भी है। समझ में आ गया ना, इसमें टेक्नोलॉजी भी है। ठीक है, 1983 में आया था जो। अब देखो, इसको भी देख लेते हैं। जनवरी 1983 में भारत सरकार द्वारा टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट 1983 जारी किया गया। ठीक है, यह 1958 के विज्ञान नीति संकल्प के बाद दूसरी प्रमुख विज्ञान प्रौद्योगिकी नीति थी। चलो इसको भी देख लिया। इस नीति का मुख्य उद्देश्य तकनीकी आत्मनिर्भरता। अब इतना ध्यान रखना कि पूछा जाएगा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति 1983 का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो हम लोग को ये चीज याद होनी चाहिए। ये देखो, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस। ठीक है, तकनीकी आत्मनिर्भर। अब पूछा जाएगा तकनीकी आत्मनिर्भरता शब्द कौन से वाले नीति में बोला गया था, तो हम लोग को याद होना चाहिए 1983 वाले में, 1983 वाले में। चलो आगे बढ़ते हैं। नीति ने स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास और उपयोग पर विशेष बल दिया। ठीक है, विदेशी तकनीक के आयात का समर्थन किया, लेकिन राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने की बात कही गई। मतलब समझ रहे हो, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आएगी जिसमें राष्ट्रीय हित को खतरा हो, सीधी बात है। विदेशी तकनीक के आयात को समर्थन किया गया, लेकिन राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने की बात की गई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पुरानी एवं अप्रचलित तकनीकों को हटाकर उत्पादकता, गुणवत्ता और दक्षता बढ़ाने वाले तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया गया। किसमें? 1983 में। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों को बढ़ावा देने की सिफारिश की गई इसमें 1983 में। अनुसंधान एवं विकास में निवेश बढ़ाने तथा उद्योग, विद्यालय और सरकारी संस्थानों के बीच सहयोग पर बल दिया गया। ठीक है, किसमें? 1983 में। इस नीति के अंतर्गत टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल
इसको TIFAC कहते हैं कि स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है, नीति का उद्देश्य तकनीक के लाभ को गरीब, कमजोर और वर्गों एवं पिछड़े क्षेत्रों तक पहुंचाना था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें तो मतलब हम लोग पता ही चल, जब मतलब तकनीक के लाभ को गरीब तक पहुंचाओ, ये सब वगैरह तो होंगे ही नीति में। ठीक है, इसीलिए नीति बनी रही है। ठीक है, मेन पॉइंट जो है ना वो आप लोगों को याद रखना है। जैसे इसमें जो मेन पॉइंट था ये वाला था, हाँ ये देखो आत्मनिर्भरता जो शब्द है ना, ये 1983 में, ये आप लोगों को याद रखना। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एक चीज और याद करो आप लोग, देखो मैंने आप लोगों को बताया था 1958 जो नीति थी उसमें विज्ञान पर फोकस था, लेकिन 1983 में प्रौद्योगिकी और तकनीकी आत्मनिर्भरता पर फोकस था, मतलब इसमें टेक्नोलॉजी पर भी फोकस किया गया। अच्छा, इसका मूल मंत्र क्या था? स्वदेशी प्रौद्योगिकी के माध्यम से तकनीकी आत्मनिर्भरता। समझिए, आत्मनिर्भरता शब्द जहां पे भी ये किया है, जहां पे भी ये वर्ड है, मतलब जहां पे भी ये शब्द दिख जाए आत्मनिर्भरता, तो आप लोग समझ जाओगे 1983 वाला कुछ बात हो रही है, वहीं टिक मार दोगे। मतलब कुछ चीजें मैं टिप्स एंड ट्रिक्स भी देता हुआ चल रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा 1993 का। ठीक है, 1993 में क्या है? विज्ञान नीति है, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, कुछ तो चेंज हुआ होगा ना, तभी तो ये आया है। चलो इसमें देखते हैं। भारत में 1993 में कोई नई राष्ट्रीय नीति नहीं थी है, मतलब औपचारिक रूप से नहीं लागू की गई थी। 1958 के साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन और 1983 के टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट के बीच 1993 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कई सुधारों, मसौदों और चर्चाओं की शुरुआत हुई, विशेषकर आर्थिक उदारीकरण के बाद। ठीक है, 1991 में क्या हुआ था आप लोगों को पता होगा, तो आप लोगों को ये पता होगा कि आर्थिक उदारीकरण के बाद मतलब ये 1993 में लाने की जरूरत पड़ी होगी। आप लोगों को कंफर्म पता होगा 1991 में क्या हुआ था। ठीक है, चलो देखते हैं। 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को वैश्विक प्रतिस्पर्धा से जोड़ने पर जोर दिया गया। 1993 में नई प्रौद्योगिकी नीति के मसौदे पर चर्चा शुरू हुई, जिसमें R&D को बढ़ावा देने की बात कही गई। अब यहाँ पे क्या है ना, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो R&D है। पूछा जाएगा जो R&D को बढ़ावा देने की बात किस मतलब नीति में कही गई है, तो हम लोग पता होना चाहिए 1993 में कही गई थी। 1993 में कही गई थी R&D को बढ़ावा देना। पहले वाले में क्या था? पहले वाले में देखो, पहले वाले में क्या था? साइंस। दूसरे वाले में क्या था? टेक्नोलॉजी। तीसरे वाले में क्या था? R&D। ठीक है, आगे भी जो आएगा बताते जाऊंगा। यही कीवर्ड है, इसी से आप लोग आंसर आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। उद्योगों द्वारा अनुसंधान एवं विकास में निवेश बढ़ाने पर बल दिया गया। R&D पर बल, R&D जहां पे भी आएगा 1983 मतलब 1993 हो जाएगा। स्वदेशी अनुसंधान को उद्योगों से जोड़ने के लिए संस्थागत ढांचे को मजबूत करने की सिफारिश की गई। नवंबर 1993 में टिफैक्ट टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल ने टेक्नोलॉजी विजन 2020 कार्यक्रम शुरू किया। ठीक है, कब शुरू किया गया टेक्नोलॉजी विजन 2020 कार्यक्रम? 1993 में। टेक्नोलॉजी विजन 2020 का उद्देश्य भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की दिशा तय करना था। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें इतना ज्यादा कुछ खास नहीं, इसमें बस खास क्या है कि R&D को बढ़ावा देना था। ठीक है ना, यदि परीक्षा में पूछा जाए 1993 की विज्ञान नीति सावधान है वगैरह वगैरह, आधिकारिक राष्ट्रीय विज्ञान नीति 2003 में ही आई थी। 1993 में मुख्यतः टेक्नोलॉजी विजन 2020 और नई तकनीकी पर विचार विमर्श के लिए जाना जाता है, मतलब इस पर विचार विमर्श हुआ था। आधिकारिक रूप से 2003 में आई थी। चलो अब इसके बाद 2003 ही पढ़ना है हम लोगों को। चलो देखते हैं, मैं बहुत जल्दी एक कंप्लीट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। 13 मिनट होगा, मैं PDF दे दूंगा आप लोगों को, एक दो बार रिवीजन कर लेंगे तो आप लोग सारी चीजें याद हो जाएंगी। चलो, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति 2003 में क्या हुआ था इसको देखते हैं। 3 जनवरी 2003 को भारत सरकार ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति जारी की। यह नीति अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में के समय घोषित की गई थी। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य भारत को ज्ञान आधारित व्यवस्था, अब नॉलेज बेस्ड सिस्टम जहां पे भी आएगा ना वो 2003 में आ जाएगा। कीवर्ड आप लोगों को देते हुए जा रहा हूं, एक बहुत मतलब एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। अगर आप लोगों को याद रह जाते हैं एग्जाम में तो आप लोग क्वेश्चन टिक मार दोगे। ठीक है, देखो सारी चीजें, सारा डाटा सब किसी को याद नहीं रहता है, कीवर्ड कुछ याद रहते हैं, उसी से टिक मारा जाता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को कीवर्ड दे रहा हूँ। यही निकालना बहुत कठिन होता है, कीवर्ड निकालना ही बहुत कठिन होता है किसी से भी। ये चीजें मैंने 2-3 बार पढ़ी हैं, तब जाके कीवर्ड वगैरह निकले हैं। और एक ही चीज पे आप रिसर्च करोगे ना, अब जैसे PDF बनाने के लिए मैंने इस पे रिसर्च किया तो मुझे पता चल गया कि कहां से क्वेश्चन आते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीति में अनुसंधान एवं विकास R&D पर GDP का 2% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, 2003 वाली में 2% R&D पर। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी एवं पदार्थ विज्ञान को विशेष प्राथमिकता दी गई। बौद्धिक संपदा अधिकार के संरक्षण एवं व्यवसायीकरण पर विशेष बल दिया गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन और क्षेत्रीय असमानता कम करने से जोड़ा गया। खाद्य, जल, स्वास्थ्य, ऊर्जा एवं
पर्यावरण सुरक्षा को नीति के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल किया गया। जहां पे इंपॉर्टेंट कीवर्ड आएगा मैं बता दूंगा। निजी क्षेत्र, उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। ठीक है, ये सब चीजें होंगी, ये सब चीजें तो पॉजिटिव चीजें, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मानव समाज के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने की बात कहेगी। इतनी चीजें थी, आप लोगों को 2003 वाले में पढ़नी थी। अब इसके आगे देखते हैं 2013, हाँ 2013 ही आएगा। चलो देखते हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति। अब इसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी के साथ नवाचार जुड़ गया। मतलब 2013 में हम लोगों को एक चीज और पड़ गई, नवाचार। तो पहले में क्या हुआ, 1958 में क्या था, साइंस था। ठीक है, उसके बाद से क्या आया, टेक्नोलॉजी भी आई। ठीक है, इसके ऊपर क्या था, विज्ञान प्रौद्योगिकी। और उसके बाद से 2013 में क्या जुड़ गया, नवाचार जुड़ गया। मतलब इनोवेशन शब्द जो आएगा तो उसमें आप लोग मार दोगे 2013। जहां पे भी आप लोगों को इनोवेशन शब्द दिखेगा वहां पे 2013 मार देना आप लोग। ठीक है, चलो देखते हैं। 16 जनवरी 2013 को भारत सरकार ने साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी जारी की। यह भारत की पहली नीति थी जिसमें इनोवेशन को औपचारिक रूप से शामिल किया गया था। इस नीति का मुख्य उद्देश्य साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर द पीपुल था। ठीक है, मुख्य उद्देश्य अगर पूछ लिया 2013 में तो इनोवेशन जहां पे आए वहां पे मार देना आप लोग। भारत को वैश्विक विज्ञान एवं नवाचार के शीर्ष 5 देशों में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, नीति में नवाचार, पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने पर बल दिया गया है। ठीक है, मतलब इनोवेशन जहां पे भी आए वहां पे मार देना इनोवेशन आप लोग। ठीक है, मतलब ये 2013 वाली नीति मार देना। ठीक है, और उद्योग, विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थानों के बीच पीपीपी मॉडल को बढ़ावा दिया गया। महिलाओं की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया। समाज के कमजोर वर्गों तक विज्ञान एवं तकनीकी लाभ पहुंचाने की बात की। बौद्धिक संपदा अधिकार, पेटेंट, नवाचार आधारित उद्यमिता को प्रोत्साहन दिया गया। R&D में निवेश बढ़ाकर 2% मतलब 2% था। ठीक है, और इसका एक नारा था, वो क्या था, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर द पीपल। और 2013 की नीति भारत की पहली इनोवेशन पॉलिसी मानी जाती है। ठीक है, अब देखो सारी चीजें हम लोगों ने पढ़नी। अब हम लोगों को कुछ कीवर्ड याद रखने हैं। ठीक है, वो हम लोग याद रख लेंगे तो सारे क्वेश्चन हम लोगों को हो जाएंगे। 1958 में साइंटिफिक पॉलिसी रिजोल्यूशन, इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण। 1958 वैज्ञानिक दृष्टिकोण याद रखना। 1983 तकनीकी आत्मनिर्भरता। 2003 में R&D और 2013 में नवाचार। ये 4 चीजें आप लोग याद रखोगे, आप लोग क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे स्टेटमेंट में एक मतलब वर्ड मिल जाएगा आप लोगों को पूरे स्टेटमेंट में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक आए हैं 2035 विजन, मतलब टेक्नोलॉजी विजन 2035। ठीक है, इसको देखो, जारी करता क्या है, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल इसको जारी करता है। मंत्रालय कौन सा है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। ठीक है, और जारी तिथि कब, मतलब जारी कब किया गया था, 3 जनवरी 2016 को। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। देखो कब जारी किया गया था, 3 जनवरी 2016 को। कहाँ जारी किया गया था, 103वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस मैसूर में जारी किया गया था। ठीक है, और जारीकर्ता कौन थे, तो हमारे मोदी जी थे। और अध्यक्ष उस समय कौन थे, तो अनिल काकोदकर थे, नेशनल एपेक्स कमेटी के अध्यक्ष। और प्रेरणा कहाँ से मिली थी इस चीज को, तो एपीजे अब्दुल कलाम के टेक्नोलॉजी विजन 2020 से प्रेरित था। ठीक है, इतनी चीजें आप लोग पता चली। अब चलो आगे बढ़ते हैं, इसका विजन स्टेटमेंट देख लेते हैं। टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ इंडिया, टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसमें क्या बोला गया था, प्रत्येक भारतीय के लिए सिक्योरिटी, प्रोस्पेरिटी और आइडेंटिटी, यही विजन 2035 का मूल आधार है। ठीक है ना, टेक्नोलॉजी विजन 2035 को कोई तकनीकों की सूची नहीं है, यह बताता है कि 2035 में भारतीयों की जरूरतें क्या होंगी और उन्हें पूरा करने के लिए कौन कौन सी तकनीकें चाहिए। समझ में आया। ठीक है, हम लोग की इस समय जरूरतें क्या क्या हैं ये, और उसको पूरा करने की तकनीकें क्या क्या होंगी उसके बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है। जैसे इसमें IoT की बात कही गई है, और मतलब अभी आगे बताएंगे हम आप लोगों को। चलो आगे देखते हैं। इसमें क्या है, मतलब टोटल 12 अधिकार मिले हैं हम लोग को, टोटल 12 अधिकार मिले हैं, जिसमें 6 व्यक्तिगत होते हैं और 6 सामूहिक होते हैं। अब व्यक्तिगत कौन कौन से हैं वो देख लो। हम लोग को देखो दिखाते हैं। हम लोगों को स्वच्छ वायु एवं पेयजल का व्यक्तिगत अधिकार है। खाद्य एवं पोषण और सुरक्षा का अधिकार है। ठीक है, ये व्यक्तिगत अधिकार है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा एवं सार्वजनिक स्वच्छता, 24/7 ऊर्जा, सम्मानजनक आवास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आजीविका एवं रचनात्मक अवसर। ये तो हो गया हम लोग का व्यक्तिगत। अब देखो 6 सामूहिक भी मिले हुए हैं। ठीक है, इसको देखते हैं। सुरक्षित एवं तीव्र गतिशीलता, सार्वजनिक सुरक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा, सांस्कृतिक विविधता एवं जीवंतता, पारदर्शी एवं प्रभावी शासन, आपदा एवं जलवायु प्रत्यास्थता और प्राकृतिक संसाधन का
प्राकृतिक संसाधनों का पर्यावरण अनुकूल संरक्षण। ठीक है, ये तो हुए हम लोग के 12 अधिकार। अगर पूछेगा कि कितने अधिकार हैं 2035 विजन में, तो हम लोग को पता होना चाहिए 12। अगर इसमें ज्यादा अंदर पूछ लिया कितने कितने हैं, तो 6 हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक चीज पूछेगा कि कितने सेक्टर हैं, कितने सेक्टर के बारे में बात कही गई है, तो 12 सेक्टर हैं। शिक्षा है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य है, खाद्य एवं कृषि है, जल है, ऊर्जा है, पर्यावरण है, आवास है, परिवहन है, अवसंरचना है, मैन्युफैक्चरिंग है, पदार्थ विज्ञान है, और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है। ठीक है, और देखो इसमें क्या क्या पूछा जाता है। देखो ब्लू स्काई रिसर्च इसमें था, ब्लू स्काई रिसर्च, इसका मतलब क्या हुआ, देखो दिखाते हैं। इसका मतलब ये हुआ ऐसा अनुसंधान जिसका तत्काल उपयोग ना हो, अभी अभी उपयोग नहीं हो रहा है, लेकिन भविष्य में उसका उपयोग होगा। जैसे कि अभी एआई अभी मतलब डेवलप हो रहा है ना, तो धीरे 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 करके अब एआई मतलब आगे आने वाले भविष्य में और डेवलप होंगे, मतलब और डेवलप हम लोगों को मिलेंगे ना। जैसे अभी एआई ट्रेंड हो रहे हैं, ठीक है ना, वो धीरे धीरे करके इतने ट्रेंड हो जाएंगे, खुद से ही सारी चीजें पॉलिसी वगैरह बनाने लगेंगे वो लोग। ठीक है ना, तो ऐसा अनुसंधान जिसका तत्काल उपयोग ना हो, लेकिन भविष्य में क्रांतिकारी तकनीकों का आधार बने। विजन 2035 में ब्लू स्काई रिसर्च तकनीकों को 4 स्तरों में बांटा गया है। ये सब पढ़ लेना, इस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, देखो मैंने बताया था इसमें आईओटी वगैरह, जैसे अभी आईओटी वगैरह हम लोगों के लिए नहीं है ना यार, कि हम लोग घर से जाते ही हम लोगों का गेट बंद हो जाए अपने आप ही। ठीक है, ये आईओटी वगैरह है ना। ठीक है, तो अभी धीरे 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 इनोवेशन की तरफ हम लोग जा रहे हैं, मतलब धीरे धीरे नवाचार बढ़ रहा है। अभी हम लोग पास एआई आया, ठीक है, अब लोग अभी चैट जीपीटी वगैरह सीख रहे हैं, फिर धीरे धीरे कुछ और आएगा उसको सीखेंगे। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये 2035 की बात कही गई है। इसमें इसमें पूछेगा कितने चैलेंजेस दिए गए हैं, तो इसमें 10 चैलेंजेस दिए गए हैं। कितने चैलेंजेस, 10 चैलेंजेस दिए गए हैं। ठीक है, अब देखो कौन कौन से हैं, ये भी पढ़ लेते हैं। पोषण सुरक्षा, एनीमिया समाप्त करना, सभी नदियों में जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, सभी के लिए लर्नर सेंट्रिक शिक्षा, विकेंद्रित ऊर्जा व्यवस्था, भारत को नॉन फॉसिल फ्यूल आधारित बनाना, महत्वपूर्ण संसाधनों की सुरक्षा, पर्यावरण अनुकूल अपशिष्ट प्रबंधन, रेलवे का लेह एवं तवांग तक पहुंचाना, अरुणाचल प्रदेश वगैरह तक पहुंचा देना। ठीक है ना, और इधर लद्दाख वगैरह तक, लेह लद्दाख तक। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के अनुरूप अनुकूलन और लोकेशन इंडिपेंडेंट इलेक्टोरल फाइनेंशियल एम्पावरमेंट वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये 10 हैं हम लोगों के चैलेंज। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगर पूछा जाएगा ना, तो इसमें से यही पूछ लिया जाएगा कितने चैलेंजेस हैं, तो 10 हैं। ठीक है, हम लोग को याद होना चाहिए। और ये 6 पॉपुलेशन सेगमेंट है, ये आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, और उसके बाद से देखो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने यहाँ पे ला के रख दिया, बस इतनी ही थी जो आप लोगों को पढ़नी है। देखो दिखाते हैं। टेक्नोलॉजी विजन 2035 को पूछा जाएगा किसने जारी किया, तो टीफैक हम लोग को याद होना चाहिए। जारी वर्ष कब हुआ था, 2016। जारी स्थान कहाँ था, मैसूर। जारी अवसर 103वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस। विजन स्टेटमेंट जो था, सिक्योरिटी प्लस प्रॉस्पेरिटी प्लस आइडेंटिटी। कुल अधिकार कितने हैं, 12। व्यक्तिगत अधिकार कितने हैं, 6। सामूहिक अधिकार कितने हैं, 6। फोकस सेक्टर कितने हैं, 12। ग्रैंड चैलेंजेस कितने हैं, 10। और ब्लू स्काई रिसर्च क्या होता है, जिज्ञासा आधारित, मतलब जो अभी अभी नहीं है लेकिन आगे जाके जो टेक्नोलॉजी हम लोग के सामने आ सकती है उसके बारे में बात कही गई है। ठीक है, चलो अब एक चीज और है उसको भी पढ़ लेते हैं, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा हम लोगों का। देखो प्राइम मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल ने 2018-2019 में 9 राष्ट्रीय मिशनों की पहचान की थी। 9 राष्ट्रीय मिशन है। ठीक है, 2018-2019 में 9 राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मिशन के बारे में पहचान की थी। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं 9 कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला है नेचुरल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन। ठीक है, भारतीय भाषाओं में विज्ञान एवं तकनीकी सामग्री उपलब्ध कराना। फिर दूसरा है क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम संचार एवं क्वांटम तकनीक का विकास। तीसरा है एआई आधारित समाधान एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना। ठीक है, फिर है नेशनल बायोडाइवर्सिटी मिशन, भारत की जैव विविधता का वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण का संरक्षण, स्वच्छ परिवहन एवं इलेक्ट्रिक वाहनों का बढ़ावा देना, जीनोमिक्स रोग निदान एवं स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देना, कचरे को ऊर्जा उपयोगी उत्पाद एवं संसाधनों में बदलना। डीप ओशियन मिशन जो है गहरे समुद्र के संसाधनों एवं जैव विविधता का अध्ययन और नवाचारों को बाजार से जोड़ने एवं स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना। एक दो बार आप लोग पढ़ लेना। तो यहाँ पे आप लोगों का जो नीतियों संबंधित जो चैप्टर है वो खत्म हो गया है। और देखो मैंने बहुत ज़्यादा टाइम न लेते हुए 23 मिनट में ही आप लोगों को ये पूरा चैप्टर करवा दिया है। मैं आप लोगों का टाइम नहीं लेना चाहता हूँ और बहुत ईजी वे में आप लोगों को सारी मतलब चीज़ें दे देना चाहता हूँ। और ये इंपॉर्टेंट कंटेंट है, आप लोग किसी भी कोर्स में पढ़ो। पहली बात तो आपको इतना अरेंज तरीके से मिलेगा नहीं, ठीक है। और दूसरी चीज़ है इतनी फैक्चुअल चीज़ें आप लोगों को और इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें एक जगह नहीं मिल सकती, चाहे कहीं भी पढ़ लो आप। मैं आप लोगों को मतलब गारंटी दे रहा हूँ या शर्त लगा रहा हूँ, इतनी फैक्चुअल चीज़ें एक जगह नहीं मिल पाएंगी आप लोगों को, जो कि मैंने इसमें बहुत मेहनत की है इसलिए बोल रहा हूँ। और क्यों मेहनत की है, क्योंकि इसमें एक चीज़ देख रहे हो आप लोग, थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि चैप्टर खत्म हो गया है। इसमें देखो इसमें क्या क्या है।
ये देखो, इसमें एआई आ रहा है ना, एआई आ रहा है, क्वांटम कंप्यूटिंग आ रहा है, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन, मतलब इसमें जो है ना कंप्यूटर से मतलब कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी अभी आगे आने वाले चैप्टर्स में जो कंप्यूटर से रिलेटेड होंगी, जो कि मैं आप लोगों को काफ़ी अच्छे से बता सकता हूँ। तो आप लोगों के रिस्पॉन्स पे अगर आप लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगे और जो पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप लोग कमेंट वगैरह कर देना भाई, कमेंट जरूर कर देना अगर चाहिए हो तो। अगर 20-25 लोग भी कमेंट कर दिए कि हाँ लेक्चर सही है और आगे बढ़ाओ तो मैं बढ़ाऊंगा, अदरवाइज नहीं यार, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही। जय बोले, हर हर महादेव।